हेलो स्टूडेंट, मैं एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल डिप्लोमा लेक्चर में। तो आज हम बात करने वाले हैं सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग के चैप्टर नंबर 3 क्लासिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ सॉइल के बारे में। इसके पहले हमने 3 लेक्चर में 2 चैप्टर या फिर शायद 4 लेक्चर हैं, इनमें हमने टोटल 2 चैप्टर को कवर कर लिया है। अगर अभी तक आपने हमारे पहले के लेक्चर्स को, जिसमें हमने चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन और चैप्टर नंबर 2 फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल के बारे में डिस्कस किया है, उसको अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो अभी हमारे चैनल को विजिट कीजिए या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप प्लेलिस्ट ओपन करके जो वीडियोज़ हैं उनको देख सकते हैं और आज के जो ये चैप्टर है इसकी तैयारी आप ये वीडियो अच्छे से समझ सकते हैं। तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ, आज के चैप्टर की तरफ। हमारा जो 3rd चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3 वो क्या है? क्लासिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ सॉइल। ठीक है, 1 मिनट आप रुकेंगे। तो क्या है हमारा 3rd चैप्टर? 3rd चैप्टर हमारा है क्लासिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ सॉइल। ठीक है, मतलब कि मृदा का वर्गीकरण और पहचान, ये हमारा आज का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3। तो इसमें हम बात करेंगे कि मृदा को कैसे पहचानते हैं। उसके लिए हम कई टेस्ट करते हैं, उसके बेसिस पे हम पहचानते हैं। आइडेंटिफिकेशन भी करते हैं, क्लासिफिकेशन अलग अलग क्लासीफाई करते हैं। जैसे हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा कि इतने प्रकार की हमारी मृदा होती है, कौन कौन सी मृदा होती है, उनको किस तरह से हम क्लासीफाई करते हैं, ठीक, किस प्रकार से वर्गीकृत करते हैं उनके बारे में, और कैसे पहचानें कि यहाँ ये इस प्रकार की मृदा है, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग क्या आती है? क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन क्या होता है? क्लासिफिकेशन करने के लिए हम क्लासिफिकेशन टेस्ट करते हैं। तो क्लासिफिकेशन टेस्ट क्या होता है उसको अगर हम देखते हैं तो प्रयोगशाला में मृदा की पहचान करने के लिए, ठीक है, प्रयोगशाला में मृदा का वर्गीकरण करने के लिए जो टेस्ट किए जाते हैं, जो परीक्षण किए जाते हैं, ये परीक्षण जो होते हैं हमारे, ये परीक्षण हमारे लैब में किए जाते हैं, प्रयोगशालाओं में किए जाते हैं। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं हम? अगर हम लिखना चाहें लिख सकते हैं इंट्रोडक्शन। ठीक है, इंट्रोडक्शन। थोड़ा सा ब्राइटनेस कम पड़ रहा है शायद, 1 मिनट आप रुकेंगे। अब ठीक है, ठीक है, अब ठीक है। तो क्या इंट्रोडक्शन के बारे में अगर हम बात करते हैं, तो इंट्रोडक्शन क्या है, क्या लिख सकते हैं? तो वो हमारा क्या हो जाएगा कि प्रयोगशाला में राइटिंग थोड़ी सही नहीं है हमारी, लेकिन आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि प्रयोगशाला में मृदा की पहचान व वर्गीकरण के लिए किए जाने वाले परीक्षण को वर्गीकरण परीक्षण कहते हैं। वर्गीकरण परीक्षण, जिसको हम क्लासिफिकेशन टेस्ट कहते हैं। ये आपके सिलेबस से नाम लिया गया है चैप्टर का। आपकी बुक में जो अंदर बुक में दिया गया है उसमें चैप्टर अलग है। चैप्टर उसमें क्या है कि 1 मिनट बताते हैं हम आपको। सैंपल एंड क्लासिफिकेशन टेस्ट ऑफ सॉइल। ठीक है, सैंपल एंड क्लासिफिकेशन टेस्ट ऑफ सॉइल, ये आपके सैंपल एंड
क्लासिफिकेशन टेस्ट ऑफ सॉइल। ये आपके सिलेबस में चैप्टर का नाम दिया गया है और ये आपके बुक में चैप्टर नंबर 3 सैंपल एंड क्लासिफिकेशन टेस्ट ऑफ सॉइल दिया गया है। ठीक है, तो हमने क्या बात कर रहे थे कि वर्गीकरण क्लासिफिकेशन टेस्ट। ठीक, क्लासिफिकेशन टेस्ट क्या होता है उसके बारे में बात की हमने कि प्रयोगशाला में मृदा की पहचान व वर्गीकरण, मृदा को आइडेंटिफाई, सॉइल को आइडेंटिफाई करने के लिए तथा उसको क्लासिफाई करने के लिए जो टेस्ट हम करते हैं उसी को क्या बोल देते हैं हम क्लासिफिकेशन टेस्ट या फिर वर्गीकरण परीक्षण, उसको हम बोल देते हैं। ठीक है, इन परीक्षण के आधार पर जो ये परीक्षण किए जाते हैं क्लासिफिकेशन टेस्ट, कई तरह के क्लासिफिकेशन टेस्ट किए जाते हैं। ठीक है, तो इन परीक्षण के आधार पर प्राप्त होने वाले संख्यात्मक जो न्यूमेरिकल रिजल्ट होते हैं, संख्यात्मक परिणाम होते हैं, वो मृदा के सूचकांक गुण कहलाते हैं। ठीक है, इन परीक्षण के आधार पर प्राप्त होने वाले संख्यात्मक परिणाम मृदा के सूचकांक गुण, मतलब क्या हो जाएगा, सूचकांक गुण इंडेक्स प्रॉपर्टी एक तरह से बोल सकते हैं, कहलाते हैं। ठीक है, मृदा के कुछ प्रमुख सूचकांक गुण जिनसे क्या करते हैं, मृदा को आइडेंटिफाई क्लासिफाई करते हैं, वो कुछ दिए गए हैं, अभी हम बताते हैं आपको कौन कौन से हैं। ठीक, ये क्या हुआ कि हमारा क्लासिफिकेशन टेस्ट क्या होता है और इंडेक्स प्रॉपर्टी क्या होती है, सॉइल की इंडेक्स प्रॉपर्टी क्या होती है। ठीक है, अब कुछ इन इंडेक्स प्रॉपर्टीज के बेसिस पे जो हमारे महत्वपूर्ण सूचना मिलती है मृदा के गुणों के बारे में, व्यवहार के बारे में पता चलता है, वो क्या होता है। ये जो इंडेक्स प्रॉपर्टी हम ज्ञात करते हैं जब क्लासिफिकेशन टेस्ट करते हैं, तो वहाँ से क्या कर रहे हैं हम, इंडेक्स प्रॉपर्टी हमको पता चलती है। कह रहे हैं कि इन परीक्षण के आधार पर प्राप्त होने वाले जो संख्यात्मक परिणाम होते हैं, न्यूमेरिकल रिजल्ट्स होते हैं, उनको क्या कहते हैं हम, सूचकांक गुण कहते हैं। और इन सूचकांक गुणों, ठीक है, इन सूचकांक गुणों से सॉइल के कुछ जो व्यवहार है, जो प्रॉपर्टी हैं पता चलती है। कौन कौन सी प्रॉपर्टी पता चलती हैं उनको हम देख लेते हैं। पहला इसके बारे में क्या हम जान सकते हैं, वाटर कंटेंट का पता चलता है। वाटर कंटेंट, जलांश। अगर आपको नहीं पता जलांश क्या होता है तो आप सेकेंड चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर देख लीजिए, वहाँ से आपको पता चल जाएगा क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा स्पेसिफिक ग्रेविटी, ये भी उसी लेक्चर में मिल जाएगा, नहीं ये सेकेंड लेक्चर में है, मतलब कि विशिष्ट गुरुत्व। थर्ड क्या मिल हमको, डेंसिटी इंडेक्स। डेंसिटी इंडेक्स क्या होता है हम आपको इसी चैप्टर में आगे बताएंगे। डेंसिटी इंडेक्स मतलब कि क्या हो जाएगा, घनत्व सूचकांक। और किस चीज़ का पता चलता है हमको, कुछ व्यवहारिक गुण हैं किसके, सॉइल के। ये प्रॉपर्टीज हमने फिजिकल प्रॉपर्टी जो बताया था, तो यही सब गुण हमने बताया था आपको, वाटर कंटेंट और बताया था कि, और विशिष्ट गुण तो स्पेसिफिक डेंसिटी और डेंसिटी इंडेक्स हमने आपको नहीं बताया था, तो वो यहाँ पे हम आपको बताएंगे, यहाँ पे अच्छे से वो चीज़ आपको बताया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या हमको पता चलता है कि पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन, कि पार्टिकल जो सॉइल के कई साइज के पार्टिकल सॉइल में मिले होते हैं, तो उनको मतलब कि किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट अलग अलग मतलब कि साइजों में अलग किया जाता है, मतलब कि रखा जाता है, उसके बारे में भी हमको इससे पता चलता है। क्या, पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन, पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट क्या हमको पता चलता है, नेक्स्ट यहाँ से हमको कंसिस्टेंसी लिमिट की पता चलती है और फील्ड डेंसिटी, ये हम आपको बताएंगे, ये चार चीज़ें अभी बताएंगे। कंसिस्टेंसी लिमिट्स, और सिक्स क्या हमारी आती है, ये हमारी फील्ड डेंसिटी।
ये दो चीज़ें आपको ऑलरेडी पता है, ये डेंसिटी इंडेक्स, पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन, कंसिस्टेंसी लिमिट और फील्ड डेंसिटी, इन 4 चीज़ों के बारे में हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये कुछ सॉइल की प्रॉपर्टी होती हैं जिनका पता कैसे चलता है, जब हम क्लासिफिकेशन टेस्ट करते हैं और क्लासिफिकेशन टेस्ट द्वारा जो न्यूमेरिकल रिजल्ट्स निकलते हैं उन न्यूमेरिकल रिजल्ट के द्वारा हम इन गुणों का पता करते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट आगे। अब हमको क्या पढ़ना है, अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, डेंसिटी इंडेक्स बाद में पढ़ेंगे, पहले सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे, फिर हम उसके बाद इन सब के बारे में पढ़ेंगे। आई होप कि चीज़ें आप सभी को समझ में आ रही हैं। अगर चीज़ें आपको समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे कि आप सभी को जल्दी आप सभी की जो क्या कहते हैं कि सर्वे सेकंड की क्लास है वो भी जल्दी हमारे चैनल पर सर्वे सेकंड की क्लासेस भी अवेलेबल हो जाएंगी। तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, जिससे आप सभी को नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाए और आप सभी अपनी तैयारी अच्छे से कर सकें। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं किसके बारे में, पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब कि कण परिमाप वितरण, हिंदी का कण परिमाप वितरण, पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन बात करेंगे हम। पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको होगी, जब आप कंक्रीट टेक्नोलॉजी पढ़े तो वहाँ पे हमने आपको बताया था पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, तो थोड़ा सा आपको नॉलेज होगा कि पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। अभी जब हम आपको बताएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्या लिखते हैं, कण परिमाप वितरण, ये क्या होता है, पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, मृदा में उपस्थित, किसमें, सॉइल में जो प्रेजेंट होते हैं हमारे विभिन्न परिमाप के कणों को अलग अलग क्या अलग अलग मात्राओं में ज्ञात करना पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। डेफिनेशन अगर हम लिख देते हैं कि क्या होता है पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन का, ठीक है, तो स्टार करके हम लिख दे रहे हैं, मृदा में उपस्थित ठीक है, क्या कर रहा है कि मृदा में उपस्थित विभिन्न परिमाप वाले कणों की अलग अलग मात्राएं ज्ञात करने की क्रिया को क्या कहते हैं हम, कण परिमाप वितरण कहते हैं। जैसे मान लेते हैं आप कहीं जाइए, अरे आपके घर के सामने जाहिर सी बात है मिट्टी होगी जरूर, अब ऐसा तो है नहीं कि आपके चारों तरफ पूरा संगमरमर लगा हुआ है या फिर पूरी टाइल्स बिछी हुई है, जाहिर सी बात है आपके घर किसी का घर भी हो सकता है मिट्टी का बना हो, ठीक है, या फिर घर के बाहर जरूर मिट्टी आपको मिल जाएगी, घर के पीछे चले जाएंगे मिट्टी मिल जाएगी। ठीक है, तो आप वहाँ से जाइए एक मुट्ठी, ठीक है, क्या कीजिए मिट्टी लेके आइए और उसको चालिए। ठीक है, जब उसको चालेंगे किसी चलने जैसे आटा चालते हैं, जब हम आटा को गूंथने से पहले आटे को चालते हैं, उसमें देखते हैं कि आप कई प्रकार के उसमें भी पार्टिकल, कोई छोटे कोई बड़े पार्टिकल होते हैं, जो छोटे पार्टिकल होते हैं वो नीचे चले जाते हैं जिनको हम हटा देते हैं, साइड कर देते हैं, जो बड़े पार्टिकल जो हमारा आटा होता है उसको लेके फिर हम गूंथते हैं, फिर क्या करते हैं उसको रोटी बना के फिर खाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपकी रोटी भी बन गई।
तो उसको जब आप चालेंगे मिट्टी को तो देखेंगे आप कुछ कण क्या करेंगे, नीचे चले जाएंगे, कुछ कण उसी जो हमारी चालनी होगी जिसको हम सीव बोलते हैं उसी पर रिटेन कर जाएंगे, मतलब कि रुक जाएंगे। तो वही इस क्रिया को क्या करिए हमने, जो उसकी एक पर्टिकुलर साइज होगी, जो हमारी चालनी होगी, जैसे ये कोई चालनी है, ये मान लेते हैं हमारी चालनी है, तो ये जो इस पे मिट्टी रुकेगी, जो मिट्टी इस पे रुकेगी वो उसका साइज क्या होगा, ये जो पार्ट है इसके साइज से बड़ा ही होगा। ठीक, ये जो हमारा स्क्वायर का साइज है इस साइज से क्या होगा, हमेशा उसकी साइज बड़ी होगी तो वो इस पे रुक जाएगी, और जो साइज इससे छोटी होगी, क्या इसकी साइज से, जो सीव है हमारा, जो सीव की साइज से छोटी होगी वो क्या होगी, नीचे चली जाएगी। ठीक है, तो ये क्या किया हमने, बड़े साइज को छोटे साइज को अलग अलग डिवाइड कर लिया। मान लेते हैं इसकी साइज क्या थी 4.75, इसकी एक की साइज मान लिया हमने 4.75 थी, तो जो 4.75 mm से बड़ी साइज की सॉइल पार्टिकल्स होंगे वो इस पर रिटेन कर जाएंगे, और जो 4.75 mm से कम साइज के पार्टिकल्स होंगे वो क्या करेंगे, वो हमारे नीचे चले जाएंगे। तो हमको क्या पता चल गया कि हाँ इतने जो हमारे सॉइल हैं, इतने ग्राम सॉइल, इतने किलोग्राम सॉइल हमारे क्या है कि 4.75 mm से बड़े हैं साइज के हैं, और इतने सॉइल जो हमारे वो 4.75 mm से कम साइज के हैं। तो क्या क्या हमने इसको अलग अलग क्या क्या वही तो हम कर रहे हैं यहाँ पे पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन में, क्या करें कि मृदा में उपस्थित विभिन्न परिमाप के कणों, कुछ जो साइज थे मृदा के साइज थे वो बड़े थे 4.75 थे, कुछ क्या थे वो छोटे थे, कुछ बड़े थे। तो विभिन्न परिमाप वाले कणों की अलग अलग मात्राएं ज्ञात करने की क्रिया को, इसकी मात्रा अलग हमको ज्ञात हो गई, इसकी मात्रा अलग ज्ञात हो गई, इसी क्रिया को क्या हम पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। ठीक है, अब पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन जो भारतीय मानक IS 462 1962 के अनुसार चालनी की जो जालियों का आकार होता है वो कैसा होता है, वो स्क्वायर शेप होता है। ठीक है, स्क्वायर शेप का हमारा होता है। और जैसे क्या कह रहे हैं कि भारतीय मानक इंडियन स्टैंडर्ड 460 1962 460 है, 460 1962 में क्या कहा गया है, जब आप उठा के देखेंगे 460 और 1962 तो उसमें कहा गया है कि जो हमारे शेप्स हैं, जो चालनी हमारी है जिससे हम क्या कर रहे हैं उसको पास करा रहे हैं मृदा के कणों को, उसकी साइज जो उसका आकार होता है, उसके जो हमारे क्या कहते हैं जो जालियां होती, जैसे ये तो था, ये जालियां लगी हुई है ना, इसी बात कर रहा कि ये जो साइज है, ठीक है, ये जो साइज है ये हमारा स्क्वायर शेप का होता है। कौन कह रहा है, हम नहीं कह रहे, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये कौन कह रहा है, IS 460 1962 ये कह रहा है कि इसका जो साइज होता है वो स्क्वायर शेप का होता है। हम नहीं कह रहे हैं, हमें नहीं पता क्या होता है, वो तो हम इसने कहा तो हमने कह दिया, ठीक है, लेकिन ये सही है, स्क्वायर शेप ही होता है। हमको भी कहना पड़ेगा भाई, उसने कह दिया तो हमको भी कहना पड़ेगा, आपको भी कहना पड़ेगा, कहेंगे आप, कहेंगे नहीं तो जाएंगे कहाँ पे, नंबर कटेगा आपका। ठीक है, तो ये साइज होता है। अब इसका जो साइज, चालनी का जो नंबर, चालनी का जो नाम, वो कैसे मतलब कि बताया जाए कि हाँ ये चालनी है, तो वो इसकी साइज होती है, जाली की जो साइज होती है उसके आधार पर इसका नाम रखा जाता है। जैसे मान लेते हैं इसकी साइज अगर 4.75 है, 4.75 तो क्या कह देंगे कि ये 4.75 mm चालनी है। ठीक है, ये चीज ये होता है।
अब क्या बात करते हैं कि दो तरह के चालनियाँ होती हैं, एक बड़ी चालनी होती है, छोटी चालनी। चालनी तो हमारी कई होती हैं। हमने आपको जब वहाँ पे बता रहे थे कि कंक्रीट टेक्नोलॉजी जब हमने आप सभी को पढ़ाया था, तो वहाँ पे हमने आपको बताया था कुछ सीव्स नंबर, IS सीव कौन कौन सा हमने आपको बताया था, उसको हम देखते हैं। वहाँ पे हमने आपको क्या बताया था, IS सीव कौन कौन सा, 100 mm, 63 mm, 40 mm, 20 mm और 10 mm, फिर 7.5 mm, 4.75 mm, 2.18, 2.36 mm, 1.18 mm। फिर इसके नीचे गए थे हम तो बताया आया था हमारा क्या, वो आया था कि 2 mm, हाँ 2.7। यहाँ पे हम ये नहीं लेते हैं, डायरेक्ट 2 mm ले लेते हैं। फिर 1 mm, 150 माइक्रोन, माइक्रोन है। अब देखिए ये यहाँ तक mm में थी, अब ये माइक्रोन में चली गई। 300 माइक्रोन, 600 माइक्रोन, ठीक है। ऐसे ही हमारा कितना हो गया, 60 माइक्रोन का भी आता है, 75 माइक्रोन, ठीक है। ये हमारी IS सीव होती हैं इतने साइज की, 100 mm, 63 mm, 40 mm, 20 mm, 10 mm, 7.5 mm, ये mm है सब, यहाँ तक mm है, ठीक है। और यहाँ से क्या हमारा ये माइक्रोन में चला जाता है, 150 mm, 300 mm, 600 mm, 60 mm और 75 mm, ये हमारी साइज होती हैं। अब हम इनको जब हम पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, तो पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन हम दो तरह से करते हैं। कैसे, उसको देख लेते हैं, ठीक है। पहले तो हम क्या करते हैं, पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन हम दो मेथड से करते हैं। एक तो ये हमने आपको सीव से बताया कि सीव से चाल लेंगे, उसके बाद फिर देख लेंगे। दो तरह से हम करते हैं, कैसे कैसे, पहला एक होता हमारा सीव एनालिसिस, मतलब कि चालनी विश्लेषण, चालनी विश्लेषण। नेक्स्ट होता है हमारा सेडिमेंटेशन एनालिसिस, मतलब कि अवसादन विश्लेषण। चालनी विश्लेषण, अवसादन विश्लेषण। अब इन दोनों में अंतर क्या होता है, हम चालनी विश्लेषण कब करते हैं और अवसादन विश्लेषण मतलब कि हमारा सेडिमेंटेशन एनालिसिस कब करते हैं। जब दो तरह से किया गया है तो दोनों को अलग अलग हम करेंगे। तो चालनी विश्लेषण, फाइन सीव एनालिसिस, दो तरह का होता है, फाइन सीव एनालिसिस और कोर्स सीव एनालिसिस, ठीक, दो तरह से हम करते हैं। अब देखते हैं कि हम एक चीज़ हम आपको बता दें कि IS सीव हमने आपको बताया, सबसे छोटी जो चालनी आती है, जो सीव आती हैं IS सीव जो आती है, सबसे छोटी जो चालनी आती है वो 45 माइक्रोन की आती है। कितना, 45 माइक्रोन की आती है, मतलब कि कितना जो 0.045 1 माइक्रोन बराबर 10⁻³ mm। ये आपको कन्वर्जन आपको पता होनी चाहिए। कन्वर्जन आपने पढ़ा होगा जब आप ड्राइंग पढ़ रहे थे। कौन सी ड्राइंग, इंजीनियरिंग ड्राइंग, फर्स्ट सेमेस्टर में जब आप सभी ने पढ़ा था, तो वहाँ पे ये चीज़ आपको थोड़ा सा बताया गया था, कन्वर्जन, ठीक है, यूनिट कन्वर्जन। तो ये होता है सबसे छोटी चालनी 45 माइक्रोन की। अब देखते हैं कि कब हम सीव एनालिसिस करेंगे और कब सेडिमेंटेशन एनालिसिस करेंगे। जब पार्टिकल्स के साइज
45 माइक्रोन से अधिक होगी तो क्या करेंगे हम वहाँ पे चालनी विश्लेषण मतलब कि सीवे एनालिसिस करेंगे। और जब पार्टिकल का साइज 45 माइक्रोन से कम होता है तब हम क्या करेंगे वहाँ पे सेडिमेंटेशन एनालिसिस करते हैं। सेडिमेंटेशन एनालिसिस फाइन सीवे एनालिसिस और कोर्स सॉरी जो सेडिमेंटेशन एनालिसिस होता है ये बेसिकली हमारे स्टोक्स लॉ पर आधारित होता है, जिसमें स्टोक्स लॉ ने बताया था कि निलंबन से जो हमारा बैठाव दर होता है, जो पानी में कणों के बैठाव के दर के बेसिस पे उन्होंने एक लॉ दिया था, स्टोक्स लॉ, स्टोक साहब थे, उन्होंने एक लॉ दिया था। उस लॉ के बेसिस पे क्या करते हैं हम सेडिमेंटेशन एनालिसिस करते हैं। हम आगे पढ़ेंगे सेडिमेंटेशन एनालिसिस अच्छे से क्या होता है, ठीक है। इसको एक और लिमिट में बांध सकते हैं कि वे पार्टिकल, सॉइल के वे पार्टिकल जो क्या होता है कि 75 माइक्रोन से छन जाते हैं तथा 75 माइक्रोन से छन जाते हैं तथा 0.002 mm 0.0002 सॉरी mm से बड़े परिमाप वाले सॉइल के लिए किया जाता है। इतने से बड़ा 0.0002 mm पर जो चालनी की साइज जो 0.0002 mm का होता है, जो पार्टिकल का साइज हमारा 0.0002 mm होता है, उससे बड़े और 75 माइक्रोन से छोटे पार्टिकल्स के लिए क्या करते हैं हम सेडिमेंटेशन एनालिसिस करते हैं। ये चीज़ आपके बेसिकली पूछे जाते हैं जब आप एसएससी जेईई की तैयारी करते हैं या फिर किसी स्टेट जेईई की तैयारी करते हैं, तो वहाँ पे ये चीज़ें पूछी जाती हैं आप सभी से, ठीक है। अब हम बात करते हैं सीव एनालिसिस के बारे में। सीव एनालिसिस दो तरह से हमारा होता है, फाइन सीव एनालिसिस और कोर्स सीव एनालिसिस। फाइन सीव एनालिसिस में क्या होता है इसको अब हम देखते हैं कि फाइन सीव एनालिसिस जब हम करते हैं तो उसमें सबसे पहले जो मिट्टी होगी उसको हम लेके आएंगे कहीं से, जहाँ से हमको मिट्टी लेके आनी, जहाँ से हमको सुविधा पड़े, मिट्टी को लेके आएंगे, उसको पहले सुखाएंगे, ओवन में रख के उसको सुखा लेंगे मिट्टी को पहले, ठीक है। मिट्टी को सुखाने के बाद उसको निकालेंगे, जहाँ भी ओवन में रख के सुखाएंगे तो ओवन से निकाल के क्या करेंगे हम सीव का सेट लगाएंगे। सीव का सेट कैसे लगाएंगे अब देखते हैं, ठीक है। ये हमारी 100 mm 63 40 20 10 7.5 4.75 पैन 100 mm 63 mm 40 mm 20 mm 10 mm 7.5 mm 4.75 mm और फिर पैन। पैन मतलब कोई बर्तन लगा देंगे नीचे जिस पे क्या करेंगे ये जो 4.75 mm से कम होगा वो नीचे रुक जाएगा। क्या करते हैं सबसे पहले, अब एक एक स्टेप को ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले क्या करेंगे आवश्यकता अनुसार मिट्टी को हम लेके आएंगे, मिट्टी को लेके आएंगे फिर उसको ओवन में सुखा लेंगे। ओवन में सुखाने के बाद, ठीक है, ओवन में सुखा लिया, ओवन में सुखाने के बाद उसको हम बाहर निकालेंगे और उसमें जो भी जैसे कुछ क्या होंगे ढेले के रूप में होंगे, उसको रबर द्वारा, रबर का एक पेस्टल आता है, ठीक है, रबर के पेस्टल से क्या करेंगे उसको तोड़ देंगे, जिससे कि क्या करें जब रबर का जब वो ढेला बना रहेगा तो इसमें जाहिर सी बात है ऊपर रुक जाएगा, उसमें कई पार्टिकल्स मिलके तब एक बड़ा सा रबर का सॉरी एक ढेला बना लेते हैं। एक जैसे एकता में शक्ति होती है, कई छोटे छोटे पार्टिकल मिलकर भी कभी कभी बहुत मजबूत काम कर जाते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ उसको हमको ख़त्म करना है, ठीक है। उसको ख़त्म करके अब क्या करेंगे आवश्यकता अनुसार जो सीव सेट हमको कोर्स सीव एनालिसिस करना है, कोर्स सीव एनालिसिस करना है, ठीक है। तो उसके लिए आवश्यकता अनुसार जो सीव सेट्स हमारे पास सीव की साइजेज हैं उसको हमने लगा लिया सीव सेकर में, सीव सेकर में लगा लिया और नीचे एक पन लगा देंगे जिससे कि जो 4.75 mm से कम के
वो हो साइज के पार्टिकल वो नीचे रुक जाए पैन पे, ठीक है। ये जो पैन पे रुका रहेगा इसको हम फिर फाइन सिव एनालिसिस करते हैं। अब क्या करेंगे, इस पे मिट्टी डालेंगे, ऊपर क्या करेंगे 100 mm वाले पे मिट्टी डालेंगे, फिर सीप सेकर को क्या करेंगे हिलाएंगे, सेक कराएंगे। जब इस चालनियों को क्या करेंगे हम सेकर द्वारा ऐसे सेक कराएंगे। सेक कराएंगे तो मिट्टी जाहिर सी बात है जो 100 mm होगी उस पर जाएगी, जो उससे छोटी नीचे आए नीचे नीचे, मतलब कि ऐसे जो 4.75 mm से छोटी होगी वो पैन में आके रुक जाएगी। बाकी सारी से जो इससे बड़ी इससे बड़ी इससे बड़ी होगी वो अपने अपने पे रुक जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा कोर्स सीव एनालिसिस होता है। अब जो पैन पे हमारा बचा है, ये पैन पे जो बची मिट्टी है इसको ले आके अब हम 2 mm 1 mm अब फाइन सिव एनालिसिस कर रहे हैं। ये कोर्स सिव एनालिसिस हुआ। अब फाइन सिव एनालिसिस, ये जो पैन बचा है इसी को लाके यहाँ पे डाल देंगे हम, ठीक है। फिर कितना लगाएंगे 600 माइक्रोन, 425 माइक्रोन, 300 माइक्रोन, 150 माइक्रोन, 75 माइक्रोन पैन, ठीक है। अब इस पे जो पैन बचेगा इसका क्या करेंगे हम सेडिमेंटेशन एनालिसिस। अब यहाँ पे जो पैन पे बचेगा ये सेडिमेंटेशन एनालिसिस के लिए चला जाएगा। ये हमारा कोर्स सीव एनालिसिस हुआ, कोर्स सीव एनालिसिस, और ये हमारा फाइन सीव एनालिसिस, और इसके बाद फिर सेडिमेंटेशन एनालिसिस, ठीक है। ये क्या हुआ कोर्स सीव एनालिसिस और फाइन सीव एनालिसिस। आई होप कि आपको समझ में आएगा कैसे कैसे करते हैं। यहाँ पे आपको प्रोसेस क्या करना, मिट्टी लेके आना, सुखाना, सीप सेट को लगाना है, उसमें जो ढेले हैं ढेलों को फोड़ देना, फिर इस पर डालना है, जो बचेगा रिटेन करेगा उसका अलग अलग परसेंटेज हम ज्ञात कर लेंगे विद रिस्पेक्ट ऑफ टोटल जो वेट होगा उसके रिस्पेक्ट में क्या करेंगे उसका परसेंटेज ज्ञात कर लेंगे। तो हमारा कोर्स सीव एनालिसिस हो जाएगा। जो फिर पैन में नीचे बचेगा उसको हम ले आके जो फाइन सीप्स होते हैं आईएस कोड के अनुसार उस पर ले आकर डालेंगे, फिर इसको सेक करेंगे, जो फिर इस पर सब जो सीप्स पे रिटेन करेगा उसका अलग अलग परसेंटेज ज्ञात कर लेंगे। तो ये क्या हुआ कि सीव एनालिसिस के जो फाइन सीव एनालिसिस कोर्स सीव एनालिसिस हुआ, इसके अगर स्टेप्स आते हैं लिखने कैसे करते हैं तो ये चीज़ हुआ। अब फाइन सीव एनालिसिस हुआ, कोर्स सीव एनालिसिस हुआ, अब सेडिमेंटेशन एनालिसिस हमको करना, ठीक। सेडिमेंटेशन एनालिसिस, हमने अभी आपको बताया कि सेडिमेंटेशन एनालिसिस जो होता है वो जो पार्टिकल साइज क्या सेडिमेंटेशन एनालिसिस अवसादन विश्लेषण 75 माइक्रोन से पास कर जाए और 0.0002 mm तक के साइज के जो कण होते हैं उनके लिए हम सेडिमेंटेशन एनालिसिस करते हैं। एक चीज़ हमने और आपको बताया कि सेडिमेंटेशन एनालिसिस करने से पहले सेडिमेंटेशन जो एनालिसिस होता है वो बेसिकली किस पे हमारा आधारित होता है, वो स्टोक्स लॉ पर आधारित होता है, स्टोक्स लॉ। अब स्टोक्स साहब ने क्या कहा कि भैया काहे परेशान हो रहे हो, जब सीप साइज नहीं आती है इससे छोटी हमारे 45 माइक्रोन से छोटी, तो आप हमारे नियम का पालन कीजिए और वहाँ से इसको अलग अलग पार्टों में डिवाइड कर लीजिए। कैसे, उन्होंने क्या कहा 1856 में उन्होंने बताया, कौन, स्टोक्स साहब ने। अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे सबसे पहले सेडिमेंटेशन एनालिसिस करने से पहले हम स्टोक्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे। स्टोक्स लॉ, स्टोक्स साहब क्या कहते हैं, सन 1856 में नियम प्रतिपादित हुआ जिसको स्टोक्स लॉ कहते हैं। तो इस स्टोक्स लॉ, स्टोक्स साहब ने क्या कहा कि द्रव निलंबन में निलंबन मतलब सेटलमेंट, जो द्रव में सेटलमेंट होता है
द्रव निलंबन में उपस्थित कणों के बैठाव की दर, रेट ऑफ सेटलमेंट, कणों के बैठाव की दर 3 तत्वों पर निर्भर करती है। स्टोक ने कहा कि जो द्रव निलंबन में कणों के बैठाव की दर होती है वो 3 तत्वों पर निर्भर करती है। सबसे पहले किस पर निर्भर करती है? कण के आकार, कण का आकार, साइज ऑफ पार्टिकल। किस पर? साइज ऑफ पार्टिकल पर डिपेंड करती है। नेक्स्ट उन्होंने क्या कहा कि कण के घनत्व पर, कण का घनत्व, पार्टिकल डेंसिटी, इस पर निर्भर करती है। फिर क्या कहा उन्होंने, किस चीज पर? नेक्स्ट उन्होंने कहा कण के परिमाप, सॉरी ये आकार था ना, शेप ऑफ पार्टिकल, या फिर पार्टिकल शेप बोल सकते हैं, ठीक है। और कण का परिमाप, साइज ऑफ पार्टिकल। इन 3 चीजों पर क्या करता है, जो कण के बैठाव की दर होती है वो डिपेंड करती है। किसके अनुसार? स्टोक साहब के अनुसार। स्टोक साहब ने कहा कि द्रव निलंबन में कणों के बैठाव की दर 3 तत्वों पर निर्भर करती है। एक कि कण का आकार, शेप ऑफ पार्टिकल्स, दूसरा पार्टिकल डेंसिटी, और तीसरा क्या कहा उन्होंने कि साइज ऑफ पार्टिकल्स के बारे में। 3 चीज़ों पर डिपेंड करती है। अब देखते हैं सॉइल मैकेनिक्स में क्या करते हैं, इसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं? स्टोक्स लॉ का प्रयोग पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन में करते हैं, ठीक है। इन्होंने क्या कहा, स्टोक साहब ने कहा कि सभी जो पार्टिकल के जो शेप हैं उनको समान, और डेंसिटी, पार्टिकल की जो डेंसिटी है, जो कणों को गोल मान लिया। क्या क्या उन्होंने, जो स्टोक साहब थे उन्होंने क्या किया, कणों को स्फेरिकल मान लिया कि सारे कण जो हैं वो गोल हैं, जबकि ऐसा नहीं होता है। इन्होंने माना, ये एजम्पशन से इनका, ये इनका एजम्पशन से कि इन्होंने सारे जो कण हैं उनको गोल मान लिया, जबकि गोल होता नहीं है। दूसरा क्या इन्होंने मान लिया कि जो डेंसिटी होती है सबकी, डेंसिटी समान होती है, इक्वल डेंसिटी, इक्वल डेंसिटी। अब बताइए, गजब का नियम है यार इनका, मान लेंगे कुछ भी ऐसे ही? नहीं, ये एजम्पशंस में इन्होंने मान लिया। एजम्पशंस हमेशा गलत होते हैं। एजम्पशंस मतलब कि उसमें कमियां, जो चीज़ कमी उसमें लगता है उसको उन्होंने मान लिया। मैथ में क्या करते हैं, हमको चीज़ें पता नहीं होती हैं कि हाँ ये इसका मान इतना होगा, लेकिन हमने मान लिया कि हाँ इसका मान इतना होगा। उन्होंने मान लिया कि वो गोल है, सारे कण जो हो वो पार्टिकल गोल है, सारे कणों की जो डेंसिटी है वो समान है, ये उन्होंने मान लिया। ये चीज़ें उनके मान्यताओं पर है, ठीक है। और क्या माना इन्होंने? माना कि जो भारी कण होते हैं वो जल्दी सेटल कर जाते हैं, और जो हल्के कण होते हैं वो बाद में सेटल करते हैं। लो, गजब बेइज्जती है यार। अब कोई इस साइज, इस शेप का साइज का वो हमारा पार्टिकल है, तो ये जल्दी कैसे जाएगा ये बताइए? ये जल्दी जाएगा या फिर ये जल्दी जाएगा? बताइए, ये जल्दी थोड़ी ना जाएगा, जल्दी ये जाएगा ना, जो गोल होगा वो जल्दी जाएगा, जो साइज अलग साइज का वो ऐसे तैरते हुए जाएगा, घूमते घामते चलते रहो, ठीक है। ये कुछ इस तरह से जाएगा, इसलिए ये इन्होंने जंक्शन सारा मान लिया। तो जंक्शन मान लिया तो मतलब क्या रहेगा इनके नियम का? अब लेकिन करते हैं पालन, हमको काम करना तो हमको करना पड़ेगा, ठीक है। तो इन्होंने ये चीज़ मान लिया कि स्फेरिकल मान लिया, सारे कणों को गोल मान लिया, और कणों की जो डेंसिटी है उसको समान मान लिया। और ये कहा उन्होंने, स्टोक साहब ने ये भी कहा कि जो छोटे कण होते हैं वो जल्दी सेटल करते, सॉरी जो भारी कण होते हैं वो जल्दी सेटल करते हैं, जो हल्के कण होते हैं वो बाद में बैठते हैं, ठीक है। ये चीज़ उन्होंने मान लिया स्टोक साहब ने। और स्टोक ने किसी निलंबन के कणों के बैठाव की गति ज्ञात करने के लिए कि किस रेट से वो बैठ रहा है, किस गति से वो सेटल कर रहा है पानी में,
तो उसके लिए उन्होंने एक फार्मूला दे दिया। क्या फार्मूला दे दिया? बी बराबर गामा एस माइनस गामा एल अपॉन में 18 म्यू एल डी स्क्वायर। ये फार्मूला आप याद रखिएगा, ये फार्मूला आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको मिटाते फिर लिखते हैं क्या क्या है। अब यहाँ पे v क्या है? v बैठाव की दर, रेट ऑफ सेटलमेंट, रेट ऑफ सेटलमेंट किसमें? सेंटीमीटर पर सेकंड। और गामा एस, गामा एल, म्यू एल और डी। गामा एस क्या है? ये मृदा कणों का घनत्व, किसका? डेंसिटी ऑफ पार्टिकल, डेंसिटी ऑफ सॉइल पार्टिकल्स। और गामा एल क्या है? डेंसिटी ऑफ वाटर, ग्राम पर सीसी में है ये दोनों। ठीक है, ये डेंसिटी हमेशा ग्राम पर सीसी में होती है। म्यू एल क्या है? म्यू ये जो हमारा है ये द्रव की श्यानता है, विस्कोसिटी। विस्कोसिटी का था कि द्रव कितना गाढ़ा है, गाढ़ापन, द्रव का गाढ़ापन याद कर क्या वो उसकी विस्कोसिटी याद करते हैं। ये हमारा किस में होता है? ये ग्राम सेकंड पर मीटर स्क्वायर, ग्राम सेकंड पर मीटर स्क्वायर में हमारा ये विस्कोसिटी होता है। डी क्या है? डाया ऑफ पार्टिकल, डाया ऑफ पार्टिकल होता है डी। ठीक है, अब क्या कहा इसके बाद? ये फार्मूला उन्होंने दे दिया। फार्मूला देने के बाद क्या क्या है? यदि मृदा कणों का निलंबन पानी से बनाया जाता है, ठीक है, तब गामा एल, जब मृदा कणों का निलंबन पानी से किया जाएगा तो जाहिर सी बात है गामा एल का मान हमेशा 1 होता है। हमने आपको बताया था कि जो क्या कहते हैं डेंसिटी ऑफ वाटर होता है वो 1 होता है। तब क्या हो जाएगा? जब डेंसिटी ऑफ वाटर होता है गामा एस बराबर जी, इन मापों को इक्वेशन फर्स्ट में रखने पर गामा एस बराबर जी मान लेंगे और ये गामा एल बराबर 1 मान लेंगे। तो क्या हो जाएगा? बी बराबर क्या हो जाएगा हमारा? 91.5 डी स्क्वायर। ठीक है, ये चीज़ें निकल के फिर आती हैं जब क्या करेंगे हम, हाँ, जब ये इतना मान लिया उन्होंने तो बी बराबर 91.5 डी स्क्वायर ये हमारा आता है। इस प्रकार यहाँ से क्या मतलब पता चल रहा है कि जो पार्टिकल का जो रेट ऑफ सेटलमेंट होता है, बैठाव की दर जो होती है पार्टिकल के, वो किस पर, मतलब कि पार्टिकल के जो पार्टिकल का डायमीटर है, जो पार्टिकल का डाया है उसके वर्ग के समानुपाती होता है। क्या? रेट ऑफ सेटलमेंट। ये चीज़ इन्होंने सिद्ध कर दिया भैया, मान के एजम्पशंस लेके ये चीज़ इन्होंने सिद्ध कर दिया। अब इनसे नहीं क्यों लेन देना, करना क्या, हम लोगों को फंसाना, हम लोग को फंसा के चले गए, इनको तो कोई कुछ करना नहीं है, हम लोग को फंसा के चले गए। मान लिया इन्होंने, मान लिया भाई, हम क्या कर सकते हैं। ठीक, तो ये चीज़ें हैं। अब ये चीज़ें इन्होंने स्टोक्स लॉ के बारे में हमने जान लिया कि इन्होंने क्या क्या किया और क्या फार्मूला दिया, ये क्या होता है। इस फार्मूले पे बेसिस कभी कभी आपके क्वेश्चंस आते हैं, वैसे बेसिकली क्वेश्चंस आते नहीं हैं, इसलिए कभी कभी आ जाते हैं, बहुत रेयर चांस होता है कि क्वेश्चन आप सभी के आते हैं। ठीक है, तो अब हम चलते हैं कि इनके एजम्पशंस जो होते हैं, स्टोक्स लॉ के एजम्पशंस के बारे में पढ़ लेते हैं। आई होप इतना आप सभी को समझ में आया होगा। Assumptions and limitations of Stokes law। हेडिंग क्या है? Assumptions and limitations of Stokes law। ठीक है, स्टोक्स लॉ के जो हमारे एजम्पशंस हैं या फिर मान्यताएं और सीमाएं, स्टोक्स लॉ की मान्यताएं और सीमाएं। तो पहला इन्होंने क्या कहा?
पहले तो उन्होंने सभी कणों को क्या किया, गोल मान लिया। शॉर्ट में हम लिख रहे हैं, बाकी सब आप सभी कण गोल होते हैं, शॉर्ट में हम लिख रहे हैं। जबकि ऐसा संभव नहीं होता, जबकि ऐसा होता नहीं है, लेकिन उन्होंने क्या किया, मान लिया। फिर क्या किया इन्होंने, स्टोक्स ने हमारा कि सस्पेंशन जो निलंबन में एक समय में एक ही कण बैठता है, इन्होंने क्या कहा कि एक बार में केवल एक कण बैठेगा, जबकि जो समान डेंसिटी के होंगे वो एक साथ बैठ जाएंगे, समान साइप और समान डेंसिटी के होंगे वो एक साथ बैठ जाएंगे। क्या किया उन्होंने, माना एक समय में एक ही कण बैठता है, ये चीज इन्होंने मान लिया। ठीक है, नेक्स्ट इन्होंने क्या माना कि इसका जो विशिष्ट गुरुत्व, औसत कणों का विशिष्ट गुरुत्व लिया जाता है। इनमें जो विशिष्ट गुरुत्व होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है, वो सभी कणों का औसत ले लिया जाता है। ठीक है, जबकि सबका अलग अलग विशिष्ट गुरुत्व, सबका अलग अलग एक एक अपना अपना स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है, लेकिन उन्होंने सबका औसत विशिष्ट गुरुत्व ले लिया। ठीक है, स्टोक्स मृदा कणों का विशिष्ट गुरुत्व औसत कणों का विशिष्ट गुरुत्व लिया जाता है। ये थर्ड इनके जंक्शन हो गए। फोर्थ जंक्शन से इन्होंने क्या किया कि बहुत महीन कण विद्युत आवेश के कारण एक दूसरे से चिपक कर गुच्छा बना लेते हैं। जो बहुत महीन कण, फाइन, एकदम वेरी फाइन कण होते हैं, वो क्या करते हैं, विद्युत आवेशों के कारण, विद्युत आवेश के कारण क्या होगा, एकदम चिपक जाएंगे, चिपक के गुच्छा बना लेंगे, फॉग का फॉर्म बना लेंगे। ठीक है, तो वो क्या आएंगे, जल्दी से सेटलमेंट, फ्लॉक बना लेंगे और जल्दी सेटलमेंट हो जाएंगे। ये इन्होंने बहुत महीन कण विद्युत आवेश के कारण, बहुत महीन कण विद्युत आवेश के कारण, आवेश के कारण गुच्छा, फ्लॉक बना लेते हैं। ठीक है, एक चीज शायद यहाँ पे छूट गया, एक लाइन यहाँ पे हम लिख देते हैं। सभी कणों की डेंसिटी, सभी कणों का घनत्व समान होता है। छठवां क्या है, स्टोक्स नियम 0.002 mm से लेकर 0.2 mm तक के कण के लिए ही मान्य है। ये इन्होंने कुछ एजम्पशंस मान लिए। ठीक है, आपकी ये समझ में आपको, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। राइटिंग बहुत अच्छी नहीं, लेकिन हमने जो बोला आप खुद से नोट कर सकते हैं, नोट्स खुद से बना सकते हैं अपना। ठीक है, हमारे पास स्टूडेंट्स मैसेज कर रहे हैं कि सर आप लिखते नहीं, बोलते ज़्यादा हैं। ठीक है, तो लीजिए, लिखना भी स्टार्ट कर दिए हैं, अब आप नोट्स बनाते रहिए और पढ़ते रहिए साथ में। ठीक है, अब हम चलते हैं। तो ये हमने स्टोक्स लॉ के बारे में कर लिया। अब हमको सेडिमेंटेशन एनालिसिस कैसे करते हैं, जो सेडिमेंटेशन एनालिसिस करते हैं वो कैसे करते हैं, अब इसके बारे में हम देखेंगे। अब हम सेडिमेंटेशन एनालिसिस करेंगे।
एक चीज़ आप ध्यान दीजिए कि जब भी हम सेडिमेंटेशन एनालिसिस करेंगे, ठीक है, जब भी हम सेडिमेंटेशन एनालिसिस करेंगे तो सेडिमेंटेशन एनालिसिस करने से पहले हमको सीव एनालिसिस करना पड़ेगा। ठीक, सीव एनालिसिस जरूर करना पड़ेगा हमको सेडिमेंटेशन एनालिसिस करने से पहले, इसलिए कुछ नहीं। ठीक है, सेडिमेंटेशन एनालिसिस करने से पहले सीव एनालिसिस क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि सेडिमेंटेशन एनालिसिस के लिए हमको 75 माइक्रोन से छोटे कण चाहिए, और 75 माइक्रोन से छोटे कण कब मिलेंगे? जब हम उसके लिए पहले सीव से सेडिमेंटेशन एनालिसिस करेंगे, सीव से उसको चालेंगे, तो वहाँ से हमको 75 माइक्रोन से छोटे कण मिलेंगे। फिर उनको क्या करेंगे, एक कोई बर्तन ले लेंगे, पात्र ले लेंगे, जिसमें पानी भर देंगे, और उसमें पानी भरने के बाद इसमें क्या करेंगे, हम पानी भरा हुआ है, ठीक है, क्या हमने इसमें पानी भर दिया। अब इसमें कणों को हम डालेंगे, मिट्टी को उठा के डाल देंगे। मिट्टी को डालने के बाद अब देखेंगे कि कौन कण पहले बैठ रहा है, कितना कण पहले बैठ रहा है, वही चीज़ हम इसमें ऑब्जर्व करते हैं। ये हमारा सेडिमेंटेशन एनालिसिस होता है। निलंबन मतलब सस्पेंशन में होता है। ठीक है, हर एक कण सस्पेंशन में होता है। कौन, हम खुद सस्पेंशन में होते हैं कि कौन पहले बैठेगा इसमें। ठीक है, तो ये हमारा सेडिमेंटेशन एनालिसिस होता है। ये सेडिमेंटेशन एनालिसिस 75 माइक्रोन छोटे कणों का चलने विश्लेषण संभव नहीं होता, अतः 75 माइक्रोन से छोटे कणों के लिए हम सेडिमेंटेशन एनालिसिस करते हैं। ठीक है, इसे गीला विश्लेषण या फिर वेट एनालिसिस कहते हैं, क्योंकि इसको हम पानी में डाल के करते हैं। ठीक है, इसके लिए दो मेथड होते हैं। सेडिमेंटेशन एनालिसिस के लिए दो मेथड हमारे पास होते हैं। कौन कौन से? एक पिपेट मेथड, दूसरा हाइड्रोमीटर। ये चीज़ आपको यहाँ नहीं पढ़ना है, फिकर नॉट, ये दोनों आपको यहाँ पे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, पिपेट मेथड और हाइड्रोमीटर मेथड, ये तो मेथड होते हैं, ठीक है, जो सेडिमेंटेशन एनालिसिस के लिए किए जाते हैं। तो आपको इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपके सिलेबस में केवल क्या है? सीव एनालिसिस। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना रखते हैं। वीडियो बहुत लंबी हो गई है, ठीक है, लगभग 53 मिनट की वीडियो हो गई है। तो आज के लिए बस इतना रखते हैं। आपसे नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एटरबर्ग लिमिट, पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व क्या होता है, और फिर इंडेक्स प्रॉपर्टी क्या, सॉरी डेंसिटी इंडेक्स क्या होता है। इन सब के बारे में हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए, जिससे आपके दोस्त भी पढ़ सके, और अपने दोस्तों को, अपने जूनियर्स को बताइए कि हाँ भाइयों, क्लासेज स्टार्ट हो गई हैं डिप्लोमा लेक्चर पर। आप जाके डिप्लोमा लेक्चर पर अपनी क्लासेज, सारी क्लासेस कर सकते हैं 3rd सेमेस्टर की, और 5th सेमेस्टर की क्लासेज, सॉइल मैकेनिक्स की क्लासेज स्टार्ट हो गई हैं। जल्द ही आप सभी की सर्वे सेकंड की भी क्लासेज स्टार्ट हो जाएंगी, वो भी हमें पढ़ाएंगे। सबसे पहला चैप्टर आपका कंटूर है, तो कंटूर आप थोड़ा सा पढ़ के रहिए, फिर हम आगे आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना रखते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।